दोस्तों इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके बाद भी इंडिया की करेंसी एशिया की वर्स्ट करेंसी के अंदर आ चुकी है। बट सवाल ये उठता है ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप करंट टाइम पे यहाँ पे डॉलर और आईएनआर के प्राइस को चेक करोगे तो यहाँ पे डॉलर 90 रुपीज के आसपास का जा चुका है। मतलब $1 को परचेज करने के लिए हमें 90 रुपीज देने होंगे। और ये डॉलर के प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहे हैं? डॉलर की डिमांड काफी तेजी से ऊपर जा रही है और सबका प्रेशर रुपी के ऊपर पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रुपी के इतना नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या वो रीजंस हैं जिन वजह से रुपी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड इसके साथ ही एंड में हम सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से रुपी काफी ज्यादा मजबूत हो सकता है। और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आरबीआई तो टाइम टू टाइम यहाँ पे डॉलर और रुपी को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे आरबीआई अपना इंटरवेंशन क्यों नहीं कर रहा है, उसके क्या रीजन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए आप में से 90% लोगों को पता होगा इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है और सबसे कम एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस वजह से जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, वो क्रूड ऑयल हो, जेम्स ज्वेलरी हो एंड जितनी भी मटेरियल चीजें हैं, मशीनरी है, सारी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको इंपोर्ट करने के अंदर हमें यहाँ पे डॉलर के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डॉलर के अंदर पेमेंट करने पे यहाँ पे डॉलर की जो इंडिया से सप्लाई है वो काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाती है और रुपी की सप्लाई काफी ज्यादा आ जाती है, जिस वजह से रुपी के ऊपर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और इस वजह से जो करेंसी है इंडिया की, जो रुपी है, वो काफी ज्यादा डेप्रिशिएट होता है। और हाल ही में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे सारी कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे टैरिफ्स लगा दिया है। उसका टैरिफ लगाना, बार बार टैरिफ को हटाना, उसके बाद दोबारा से इम्पोज करना, इस चक्कर में काफी ज्यादा करेंसी प्रेशर में आ जाती है। और ये भी चीज यहाँ पे इंडियन रुपी के साथ हुई है, जो एक बहुत बड़ा रीजन और बन जाता है, जिस वजह से इंडियन रुपी काफी ज्यादा प्रेशर में आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे जो एफडीआई एंड एफपीआई हैं, जिनको हम हॉट मनी भी कहते हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो अपना माल बेच के यहाँ पे जा रहे हैं बाहर, जिस वजह से वो इंडियन मनी को लाके यहाँ पे डंप कर दे रहे हैं और इंडियन मनी की सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ जा रही है और डॉलर की डिमांड ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है। बिकॉज आप समझो पूरी दुनिया के अंदर जितना भी ट्रेड होता है वो पूरा का पूरा डॉलर के अंदर होता है। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई भी कंट्री है, अगर मान लीजिए वो इंडिया से ट्रेड करता है, तो इंडिया उसको जो पेमेंट करता है इंपोर्ट करते टाइम वो डॉलर में करता है और सामने वाली कंट्री भी डॉलर में ही पेमेंट एक्सेप्ट करती है, रुपी में पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती है। बिकॉज उसको अगर आगे चल के किसी भी कंट्री से कुछ भी परचेज करना होगा तो उसको भी डॉलर में ही पेमेंट करना होगा, बिकॉज रुपी वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिस वजह से जो डॉलर की ओवरऑल डिमांड है वो काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि ये जो रुपी और डॉलर की हम बात कर रहे हैं, जो भी आप इन सारी चीजों के बारे में सुन रहे हो, तो आखिरकार ये डिसाइड कौन करता है कि $1 की कीमत 90 रुपीज ही होगी, 85 रुपीज होगी? ये डिसाइड किस तरीके से होता है, किस तरीके से रुपी और डॉलर का डिटर्मिनेशन होता है? तो देखिए इसके मेजरली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है पेग्ड मेथड, जिसको हम फिक्स मेथड भी कुछ लोग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आरबीआई यहाँ पे आया, उसने बोल दिया यहाँ पे कि हमारा जो डॉलर का प्राइस है वो यहाँ पे 90 रुपीज होने वाला है या फिर 75 रुपीज होने वाला है। उसने यहाँ पे फिक्स कर दिया और पूरे दिन जितनी भी ट्रेड्स हुई हैं वो सेम ट्रांजैक्शन पे हुई हैं, सेम प्राइस पे हुई हैं। तो इस पेग्ड मेथड के अंदर यही होता है कि यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है प्राइस और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा का सारा ट्रेड होता है। सेकंड जो होता है वो होता है फ्री फ्लोट मेथड। फ्री फ्लोट के अंदर क्या होता है, आरबीआई कहता है कि इस पूरे डॉलर और रुपी या फिर कितनी भी करेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मार्केट के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है कि जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉलर और रुपी का प्राइस एक्सचेंज होगा। आरबीआई बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करेगा या फिर जो भी सेंट्रल बैंक है वो किसी भी तरीके से उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी डॉलर और रुपी के अंदर या फिर किसी भी करेंसी के अंदर। तो ये फ्री फ्लोट मेथड होता है। अब जो इंडिया है वो ना यहाँ पे पेग्ड मेथड को यूज करता है ना कि फ्री फ्लोट को यूज करता है, वो है इन दोनों के बीच का ऑप्शन, उसको कहते हैं मैनेज्ड। अब देखिए मैनेज्ड फ्लोट जो होता है वो इन दोनों के एक बीच का रास्ता है, जिसके अंदर वो मार्केट लिंक्ड दो यहाँ पे प्राइजेस होते हैं, बट आरबीआई कहता है या फिर जो सेंट्रल बैंक होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन ना हो जाए, इसलिए वो अपना इंटरवेंशन यहाँ पे करती है और आरबीआई इसको इंडिया के अंदर मैनेज करता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर इंडिया के अंदर यहाँ पे मैनेज फ्लोट के अंदर यहाँ पे चीजें हो रही हैं, तो आरबीआई यहाँ पे जब डॉलर इतना ज्यादा यहाँ पे हाई हो चुका है, रुपी इतना ज्यादा गिर चुका है, तो आरबीआई यहाँ पे क्या सो रहा है, आरबीआई क्यों कुछ नहीं कर रहा है? अब देखिए अगर आपको ये समझना है कि
आरबीआई इस चीज को मैनेज क्यों नहीं कर रहा है अभी, या फिर क्यों यहाँ पे रुपी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आरबीआई इस चीज को मैनेज करता कैसे है, वो कैसे यहाँ पे रुपी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है या फिर डॉलर और रुपी के प्राइसेस को यहाँ पे मैनेज करता है। तो देखिए, जब भी यहाँ पे रुपी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेप्रिशिएट कर जाता है या फिर डॉलर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इस केस में आरबीआई करता क्या है, डिमांड और सप्लाई को यहाँ पे मैनेज करता है। मान लीजिए यहाँ पे रुपी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, एक एग्जांपल लेके चलिए कि अभी जैसे 90 पे रुपी चल रहा है, तो एक 90 पे मान लीजिए रुपी आ चुका है, तो इसके बाद अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसके अंदर डॉलर्स होते हैं, वो उन डॉलर्स को सेल ऑफ कर देता है और मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होती है, डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से जो डॉलर के प्राइसेस है जो इतने ऊपर जा चुके थे वो यहाँ पे अपने बेस लेवल पे आ जाते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो आरबीआई बार बार उसको सेल करके उसको अपने नीचे लेके आता है और इस तरीके से वो मैनेज करता है। और 2025 की स्टार्टिंग तक ऐसा ही हो रहा था, जब भी रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट करता था आरबीआई आता था, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को यहाँ पे सप्लाई बढ़ाता था, सेल करता था, और ऐसा ही चलता चला आ रहा था, और इस वजह से यहाँ पे जो रुपी है वो मैनेज हो रहा था। बट अभी रिसेंटली हमारे नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी जब आए तो उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया, बिकॉज आप खुद समझो, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सिर्फ यहाँ पे रुपी को मैनेज करने के लिए नहीं होता है, उसके बहुत और सारे भी रीजंस होते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कंट्री के अंदर, उसके लिए फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे बचा के रखा जाता है। बार बार रुपी को मैनेज करने के लिए अगर फॉरेक्स रिजर्व को सेल किया जाएगा तो एक टाइम पे फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा कम हो जाएगा या फिर खाली हो सकता है। तो 2025 की स्टार्टिंग के बाद से ही यहाँ पे जो सेल है यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व का वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम कर दिया गया, जिस वजह से रुपी को यहाँ पे मैनेज उतना नहीं हो पाया और वो बहुत ज़्यादा ऊपर चलता चला गया। अगर आप देखोगे 2025 के अंदर सबसे हाई रिकॉर्ड है कि रुपी सबसे ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आरबीआई ने अपने इंटरवेंशन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। तो क्या इंडिया के अंदर अब प्राइजेस मार्केट लिंक्ड हो चुके हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी यहाँ पे इंडिया के अंदर प्राइस मार्केट लिंक्ड नहीं है, यहाँ पे मैनेज फ्लोट के अंदर ही आते हैं। बट आरबीआई का कहना है कि यहाँ पे हम फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा। बट आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई डॉलर को यहाँ पे जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है उसको बढ़ने देगा और इंडियन करेंसी को डेप्रिशिएट होने देगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई यहाँ पे उसको मॉनिटर कर रहा है, उम्मीद है कि उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ने नहीं देगा। हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि क्या यहाँ पे फायदे भी हैं यहाँ पे रुपी के गिरने से, कुछ क्या हम उससे कुछ बेनिफिट भी उठा सकते हैं या फिर किन लोगों को यहाँ पे फायदा हो सकता है रुपी के गिरने से, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आपको क्या लगता है, क्या डॉलर यहाँ पे 100 रुपीज को क्रॉस कर सकता है? अभी 2026 आ चुका है, आपको क्या लगता है कि 2026 के लास्ट तक क्या डॉलर 100 रुपीज जा सकता है? अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर यहाँ पे 100 रुपीज भी जा सकता है, बिकॉज ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे तो डॉलर के प्राइसेस ओवरऑल काफी तेजी से बढ़े हैं और ओवर द ईयर ये बढ़ेंगे भी। और जो इंडिया की करेंसी है, अगर आप इसको सोचो इस काफी ज्यादा मजबूत हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो यहाँ पे जो करेंसी का डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। और डॉलर की जो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो डॉलर के प्राइसेस तो ऊपर जाने ही है। बट आप हमें ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि डॉलर यहाँ पे 100 रुपीज जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। अब अगर बात करें कि रुपी के डेप्रिशिएट होने से यहाँ पे नुकसान क्या कंट्री को होने वाला है, तो देखिए आपको पता होगा हर कंट्री के ऊपर कुछ ना कुछ डेट होता है, जितनी भी कंट्रीज होती हैं। वैसे ही इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे काफी ज्यादा डेट है और उस डेट की हर साल यहाँ पे इंडिया को रीपेमेंट करनी होती है। तो अगर यहाँ पे रुपी काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा तो जो डेट की रीपेमेंट है वो हमें डॉलर में करनी होती है। तो डॉलर में जब हमें रीपेमेंट करनी होगी तो यहाँ पे इंडियन रुपी अगर वीक है तो हर साल हमें रुपी के डेप्रिशिएशन की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा रुपी देना पड़ेगा और वो रुपी कन्वर्ट होकर डॉलर में कन्वर्ट होकर बाहर जाएगा। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर से डॉलर की सप्लाई तो कम हो ही जाएगी और हमें ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर जो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से इंडिया को उठाना पड़ रहा है। बट अगर फायदों की बात करें कि यहाँ पे अगर यहाँ पे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो
क्या इससे कुछ फायदा भी होने वाला है। तो जितने भी हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे इंडिया के माल को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज में, तो बाहर की कंट्री में जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर यहाँ पे इंडिया के अंदर आता है, तो डॉलर की सप्लाई इंडिया के अंदर क्रिएट होती है, और जब डॉलर इंडिया के अंदर कन्वर्ट होता है तो उससे हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे रुपी काफी ज्यादा आता है, जिस वजह से यहाँ पे एक्सपोर्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होता है। या फिर जो भी एनआरआईज हैं, वो एनआरआई हैं वहां पे बाहर से फैमिली के अंदर पैसा भेज रहे हैं, उस केस में भी यहाँ पे डॉलर इंडिया के अंदर आता है और उसका कन्वर्जन उनको काफी ज्यादा मिलता है। बट क्या सच में एक्सपोर्टर्स को इंडिया के अंदर फायदा हो रहा है रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से या फिर नहीं हो रहा है? आप कमेंट सेक्शन में सोच के जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि अगर हमें रुपी को यहाँ पे डेप्रिशिएट होने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहला काम तो आरबीआई यही कर सकता है कि वो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व को अगर यहाँ पे थोड़ा सेल करे, उसके बेसिस पे डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और उससे यहाँ पे रुपी डेप्रिशिएट होने से थोड़ा बच सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आरबीआई यहाँ पे इतना ज़्यादा अब वो नहीं करने वाला है। 10 to 20% आरबीआई अपना इंटरवेंशन यहाँ पे दिखाने वाला है, बाकी पूरा का पूरा मार्केट लिंक्ड यहाँ पे होने वाला है। तो जैसा मार्केट रिएक्ट करता है, जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉलर के प्राइसेस इंप्रूव होंगे और जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होगा। सेकंड सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो एफपीआई एंड एफडीआई है उनका इंटरेस्ट इंडिया के अंदर आ जाए, वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने आ जाए। अब वैसे तो इनको हॉट मनी कहते हैं, ये कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कहीं रुकते नहीं है बिल्कुल भी। बट अगर यहाँ पे एफपीआई या एफडीआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता है तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है और यहाँ पे उससे भी यहाँ पे रुपी जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करें तो इंडिया को यहाँ पे इंपोर्ट को कम करके यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा और गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू ये ऑलरेडी कर भी रही है। कितने सारे लोगों को फायदा हो रहा है ये आपको भी पता है, बट यहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा लॉन्ग टर्म रुपी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी। हो सकता है आपको इस सारी चीजों को समझने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि इन सारी चीजों से हमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है, रुपी गिर रहा है तो गिरने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। बट इससे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा। आप खुद समझो, हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। मान लीजिए क्रूड ऑयल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्रूड ऑयल हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, उस क्रूड ऑयल से यहाँ पे पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है। तो अगर हम क्रूड ऑयल ही महंगा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो उससे जो यहाँ पे रिफाइन होकर पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें निकलेंगी, ये भी बहुत ज्यादा महंगी होंगी। और पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो इसके बाद और भी ज्यादा जितनी भी कनेक्टिंग चीजें हैं वो भी महंगी होने लगेंगी। फॉरेन ट्रेवल महंगा हो जाएगा, एजुकेशन महंगा हो जाएगा और जितनी भी लिंक्ड है इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। बिकॉज कहीं ना कहीं हम वो सारी चीजें इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं, वो जेम एंड ज्वेलरी हो, मशीनरी हो, यहाँ तक कि प्लास्टिक हो, सारी चीजें तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे महंगा यहाँ पे परचेज करेंगे, महंगा इंपोर्ट करेंगे तो एग्जैक्टली वो जो आपके ऊपर ही ट्रांसफर होने वाला है, जितना भी यहाँ पे वो एक्स्ट्रा अमाउंट लगने वाला है या फिर जो भी महंगाई की मार है वो आपके ऊपर ही पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि 2026 आ चुका है और ये रुपी के ऊपर जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है या रुपी का जो हाल इस समय चल रहा है, एशिया की सबसे वर्स्ट करेंसी बन चुका है, क्या 2026 के अंदर ये 100 रुपीज जा सकता है या फिर कितना रुपीज जा सकता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।